Guys, this is Zoologist AK and I'm here with the topic DNA extraction method, in which I have talked about chemical DNA extraction method, and in case of inorganic DNA extraction method, I have talked about proteinase K DNA extraction method, and today I will talk about salting out method. So let's begin. So let's talk about some introductory part of this salting out DNA extraction method. This method is used to prepare quality PCR template, means जब हम downstream applications perform करते हैं like PCR etc. तो उसमें उसको परफॉर्म करने के लिए जब हमें डीएनए चाहिए तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम सॉल्टिंग आउट डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं फ्रॉम फिश मैमल्स एंड इंसेक्ट टिश्यू से, जो कि हम अपना सैंपल लेते हैं तो वो उसमें हम फिश मैमल्स और इंसेक्ट के टिश्यू का यूज़ करते हैं. In 1988, Miller published a protocol that achieved DNA purification through protein precipitation at high salt concentration. और तो जो ये सबसे पहले दिया था वो मिलर ने दिया था, क्योंकि उन्होंने जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वो तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू किया था हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन पे, इसलिए हम इसको सॉल्टिंग आउट मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम साल्ट कंसनट्रेशन हाई साल्ट कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट द न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम डिफरेंट और वेराइटी ऑफ सॉल्ट वी कैन यूज़ डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी टू प्रेसिपिटेट आउट द डीएनए मोलिक्यूल. व्हाट आर द रिएजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस सॉल्टिंग आउट मेथड? डाइजेशन बफर, जिसका पीएच हमें 8 मेंटेन करना पड़ता है, वो होंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्रोटीनेज के एंजाइम यूज़ करते हैं, इसलिए हमें पीएच 8 यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पे हमारा 10 मिलीमोलर सोडियम क्लोराइड होगा, 10 मिलीमोलर ट्रेस होगा, क्योंकि ये हमारे एज ए बफर एक्ट करते हैं. सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है जो हमारा फोस्फेट ग्रुप को डीएनए में जो प्रेजेंट होगी उसके नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन पे, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगी. और ट्रेस यहाँ पे एज ए बफर एक्ट करेगा. 10 मिलीमोलर कंसनट्रेशन एट 8 pH. फिर हमारा EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है हमारा 10 मिलीमोलर में, वो भी pH 8 पे प्रेजेंट होगा. और 0.5 सोडियम डोडिसाइल सल्फेट दैट इज SGS. और प्रोटीन नेस के हम लेंगे 20 mg पर ml. सोडियम एसिटेट 3 मोलर 5.2 pH पे. और ये हमारा यहाँ पे सोडियम एसिटेट एज ए सॉल्ट ले रहे हैं हम, ताकि जब हम इथेनॉल के साथ प्रेसिपिटेशन करें तो हम तब हमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है. या तो हमें प्रेसिपिटेशन इथेनॉल के साथ करते हैं या आइसोप्रोपेनॉल के साथ करते हैं. वो हम ये देखते हैं कि हमारा वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है उस डीएनए मॉलिक्यूल की जिसको हम प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं. इथेनॉल हम लेंगे 70% और 90%, और इसको हम ठंडा करेंगे यूज़ करने से पहले. अदर सॉल्ट जो हम ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ सोडियम एसिटेट आर सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड में आल्सो बी यूज्ड. सो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सॉल्टिंग आउट डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड की, जिसमें मैंने बोला कि ये जो मेथड है ये बेस्ड है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन पे, कि जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होती है वो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन पे होती है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रेसिपिटेशन कैसे होती है जब हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो दिस सॉल्टिंग आउट डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो सॉल्ट है उसका मेन जो काम है वो है प्रेसिपिटेट आउट करना हमारे न्यूक्लिक एसिड को, जो कि यहाँ पे डीएनए है. तो क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिपिटेशन के लिए? साल्ट चाहिए होता है हमें, ताकि वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट जो ग्रुप प्रेजेंट है. और यहाँ पे आइस चाहिए सैंपल को कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि हम इथेनॉल भी यूज़ करेंगे इसमें. और फिर हमें एक न्यूक्लिक एसिड हाई कंसनट्रेशन में चाहिए. अगर हमारा हाई कंसनट्रेशन में नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट आउट होकर फॉर्म हो सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो इतना कम होता है उसके अच्छे से पैलेट फॉर्म नहीं हो पाती, और सुपर नेटेंट जब फॉर्म को डिस्कार्ड करते हैं तो उसके साथ डिस्कार्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. जैसे जब हम आइसोप्रोपेनॉल के साथ जब प्रेसिपिटेट आउट करते हैं तो जो पहचान में नहीं आता कि पैलेट कहाँ पे फॉर्म हुई है, वो वाइटिश फॉर्म होती है. तो उस टाइम पे इसलिए प्रॉब्लम होती है अगर कंसनट्रेशन कम होती है डीएनए की. सो न्यूक्लिक एसिड की कंसनट्रेशन हाई होनी चाहिए जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं. तो यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम पे अगर कंसनट्रेशन कम है डीएनए की, तो हम ग्लाइकोजन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम ईजिली प्रेसिपिटेट आउट कर सकें हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को. फिर हम क्या करते हैं, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जैसे नैनो जो
माइक्रो सेंट्रीफ्यूज भी हम यूज़ करते हैं, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं स्मॉल वॉल्यूम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए टू पैलेट दी सैंपल. For these are the requirements for precipitation. So let's understand how does this ethanol precipitation of DNA and RNA, how does it work. तो जो हमारी इथेनॉल होती है यहाँ पे वो यूज़ की जाती है कॉमनली प्रेसिपिटेट करने के लिए और सोल्टिंग करने के लिए न्यूक्लिक एसिड की, जो कि हमारा डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. और हम उसको किस में प्रिपेयर करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि वो पोलर होता है और वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारा वाटर में, क्योंकि वाटर भी हमारा पोलर होता है. तो बेसिक प्रोसीजर जो है सोल्ट को रिमूव करने का और इथेनॉल एडिशन का एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है हमारे न्यूक्लिक एसिड को आउट ऑफ द सॉल्यूशन. आफ्टर प्रेसिपिटेशन द न्यूक्लिक एसिड कैन देन बी सेपरेटेड. वो कैसे सेपरेट किए जाते हैं, पैलेट फॉर्म करके, और वो कैसे होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू. फिर पैलेट को हम वॉश करते हैं 70% इथेनॉल में, फिर दोबारा से उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें इथेनॉल को आफ्टर वॉशिंग. अगर हम इथेनॉल डालते ही उसको रिमूव करना चाहेंगे तो उसमें हमारा डीएनए जो है उसके रिमूव होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए हम उसको पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि हमारा जो डीएनए है वो एज ए पैलेट फॉर्म हो जाए और जो इथेनॉल है वो ऊपर सुपरनेटेंट की फॉर्म में फॉर्म हो जाए ताकि हम उसको डिस्कार्ड कर सकें. एंड द न्यूक्लिक एसिड पैलेट इज अलाउड टू ड्राई. फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर बाद में उसको रिसस्पेंड करते हैं एक एक्वस बफर में ताकि वो क्लीन हो जाए. फिर हाउ डज दिस वर्क, दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे काम करती है. जैसे कि इसको समझने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वह सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो भी पोलर होते हैं और जो वाटर है वो भी पोलर होता है. क्यों होता है पोलर, क्योंकि पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स पे. इस वजह से जो वाटर है वो क्या है, पोलर है. पार्शियल नेगेटिव चार्ज नियर द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नियर द हाइड्रोजन एटम. सो न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पोलर होते हैं और ये इसीलिए जो पोलर होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वो पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाते हैं, बॉन्ड बना के उसमें डिज़ोल्व हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे अगर डीएनए हमारा पोलर है तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ करता है ऐसा करने के लिए. तो इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है अलोंग सुगर फॉस्फेट बैकबोन. ये था हमारा कि कैसे जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है. क्योंकि जब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट जब हम उसमें साल्ट यूज़ कर देते हैं तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है सॉल्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज जैसे सोडियम है वो जाके उससे बाइंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से वो फिर वाटर में डिसोल्व ना हो पाके और वो नॉन पोलर सोलवेंट जैसे इथेनॉल वगैरह में डिसोल्व हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. इस तरह हम उसकी प्रेसिपिटेशन करते हैं. तो ये तो हमारा जनरल था कि कैसे प्रेसिपिटेशन की जाती है डीएनए और आरएनए की. लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सॉल्ट इन इथेनॉल प्रेसिपिटेशन. जो यहाँ पे हमारा रोल है साल्ट का, वो न्यूट्रलाइज करना है चार्ज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पर, बैकबोन पे. और यहाँ पे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं साल्ट, वो सोडियम एसीटेट यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने रिएजेंट में भी पढ़ा कि सोडियम एसीटेट हम यूज़ करेंगे या उसकी जगह हम सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं. सोडियम एसीटेट टूट जाएगा सोडियम में और एसीटेट ग्रुप में टूट जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को, जो कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ डीएनए. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इथेनॉल हेयर. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है सोडियम आयन के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, वो डिक्टेट किया जाता है बाय कोलम्स लॉ. जो अफेक्ट किया, कोलम्स लॉ क्या कहता है कि जब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो अफेक्ट किया जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू. जो सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू ये अफेक्ट किया जाता है. और जो वाटर होता है उसका हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से वो इसके साथ डिसोल्व नहीं कर पाता उसको न्यूक्लिक एसिड को. जब न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो
सोडियम के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दी जाती है, उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जो वाटर है उसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस वजह से ये डिजोल्व नहीं कर पाता उसको। पर जो इथेनॉल है उसका लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए ईजिली ये सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ऑलरेडी किसके साथ बॉन्डिंग में है और किसको न्यूट्रलाइज कर रही है, फॉस्फेट की नेगेटिव चार्ज को, और उसको शील्ड कर देता है। इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड को लेस हाइड्रोफिलिक बना देता है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो वो वाटर में डिसोल्व हो जाएगा क्योंकि वो पोलर होगा। पर यहाँ पे वो उसको लेस मोर और लेस हाइड्रोफोबिक नेचर का बना देंगे, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन से ड्रॉप आउट हो जाएगा और एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बात की कि जो इथेनॉल है और आइसोप्रोपेनॉल है दोनों को हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के लिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, जो कि जिसकी वजह से हम एक टाइम पे इथेनॉल का यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हमारे न्यूक्लिक एसिड को, और एक टाइम पे आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करते हैं। तो जो इथेनॉल होती है उसके लिए हमें जो डीएनए चाहिए वो हाई कंसनट्रेशन में चाहिए, और यहाँ पे जो इथेनॉल यूज़ की जाती है उसकी फाइनल कंसनट्रेशन अबाउट 75% यूज़ करते हैं विद 0.5 मोलर सॉल्ट। और यहाँ पे जब हम आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करते हैं तो वो जब लेस अमाउंट और लेस कंसनट्रेशन प्रेजेंट होती है डीएनए की, उसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लो कंसनट्रेशन को भी फास्टर मींस जल्दी प्रेसिपिटेट आउट कर देता है आइसोप्रोपेनॉल, तो हम इसको लो कंसनट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 35% आइसोप्रोपेनॉल चाहिए जब हम डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं, और 0.5 मोलर सॉल्ट कंसनट्रेशन चाहिए। तो सॉल्ट कंसनट्रेशन दोनों में सेम है। और इथेनॉल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा जो हमें स्पेस है उसमें हम 2 वॉल्यूम फिल कर सकें इथेनॉल के, मींस ज़्यादा हम अमाउंट में प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें लॉन्ग टाइम के लिए सैंपल को स्टोर करना पड़ता है चिल आउट करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 15 to 30 मिनट के लिए भी हम ऑइस पे रख सकते हैं आइसोप्रोपेनॉल के केस में। पर इथेनॉल के केस में हमें लंबे टाइम तक सॉल्यूशन को कूल करना पड़ता है। और यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट है जो डीएनए का उसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। बट अगर हम आइसोप्रोपेनॉल की बात करें तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो लार्ज होता है, और यहाँ पे हमारा जो आइसोप्रोपेनॉल है उसका वॉल्यूम हम कम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम इथेनॉल का वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम लेस डीएनए फ्रेगमेंट को और स्मॉल साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। पर यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे हमारा आइसोप्रोपेनॉल का जो अमाउंट है वो कम होगी और डीएनए की अमाउंट ज़्यादा होगी। यू नीड लार्ज मोलिकुलर वेट स्पीसीज़ की जरूरत होगी जो कि डीएनए स्पीसीज़ होंगी। डीएनए कंसनट्रेशन लो होगी, और हमें जल्दी से एसिलेट करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन आउट करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो है ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। So let's understand the procedure that is performed during precipitation। जब हम इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हैं तो हमें 2 वॉल्यूम इथेनॉल के चाहिए होते हैं सैंपल में, और उसको अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए और एक ओवरनाइट हमें उसको फ्रीज़ करना पड़ता है। फिर हम उसको 20 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करते हैं। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करने के बाद हमारे जो पैलेट फॉर्म में हमारा डीएनए आ जाता है उसको 70% इथेनॉल के साथ हम वॉश करते हैं, फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं ताकि हमारा डीएनए इथेनॉल की वॉशिंग के साथ डिस्कार्ड ना हो जाए। तो हम उसको 10 to 15 मिनट दोबारा सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम इथेनॉल को डिस्कार्ड करते हैं और हमारा डीएनए जो है वो पैलेट की फॉर्म में रह जाता है। आइसोप्रोपेनॉल में कैसे करते हैं, जो यहाँ पे हमें कोल्ड टेम्परेचर को अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि इसकी वजह से एक्सेस सॉल्ट प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और फिर हमारा जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो हम सैम्पल मिक्सचर है उसको रूम टेम्परेचर पे थोड़े लंबे टाइम तक चील करेंगे, ना कि डायरेक्ट फ्रीज़र में या माइनस डिग्री पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर करेंगे। जब डीएनए की पैलेट फॉर्म हो जाती है तो वो मुश्किल होती है। अगर हम आइसोप्रोपेनॉल के साथ डीएनए की पैलेट फॉर्म कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्लियर कलर की दिखती है या फिर ग्लास कलर की या वाइटिश कलर की दिखती है, जिससे हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उसको। फिर इसलिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पैलेट फॉर्म हुई है आइसोप्रोपेनॉल को रिमूव करने से पहले। फिर उसके बाद हम 70% इथेनॉल वॉश करेंगे, और फिर वॉशिंग के टाइम पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारी पैलेट फॉर्म होगी, और जो पैलेट हमारी इथेनॉल के वॉश के बाद हमारे वाइट
कलर की दिखाई देगी और विजिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ट्यूब को ड्रेन करने के लिए अपसाइड डाउन करेंगे फ्यू मिनट्स के लिए, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि इवापोरेट हो जाए एंड फिर रीसस्पेंड करेंगे हमारी जो डीएनए पैलेट है उसको एक बफर में। फॉर ड्राई डीएनए पैलेट हम क्या करेंगे, सैंपल को बफर की प्रेजेंस में, बफर हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, और उसको हीट ड्राई करने के लिए पैलेट को, डीएनए पैलेट को 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे। ये डैमेज नहीं करेगा डीएनए को। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल प्रेसिपिटेशन एंड आइसोप्रोपेनॉल प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे फिर आता है व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ सॉल्ट फॉर सॉल्टिंग आउट मेथड। यहाँ पे हम सोडियम एसिटेट भी यूज़ कर सकते हैं 0.3 मोलर, जो फाइनल कंसंट्रेशन में उसका पीएच मेंटेन करना पड़ेगा 5.2। ये हम रूटीनली जो डीएनए प्रेसिपिटेशन करते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। मेनली मोस्टली जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसमें हम सोडियम एसिटेट का ही यूज़ करते हैं। फिर आता है सोडियम क्लोराइड, जिसमें हम 0.2 मोलर फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे, और डीएनए सैंपल में हम लेंगे सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट, और सोडियम जो क्लोराइड है वो क्या करता है, सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट को सोल्यूबल रखता है 70% इथेनॉल में, ताकि ये प्रेसिपिटेट ना हो पाए डीएनए के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो डीएनए के साथ। तब जब हमारा डीएनए का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उसमें हमारा एसडीएस प्रेजेंट ना हो। लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे 0.8 मोलर फाइनल कंसंट्रेशन लेते हैं हम लिथियम क्लोराइड की आरएनए के लिए, क्योंकि 2.5 to 3 वॉल्यूम जो इथेनॉल का है वो यूज़ किया जाता है आरएनए प्रेसिपिटेशन के लिए, और जो लिथियम क्लोराइड है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है इथेनॉल में देन NaC। और सो ये जो है प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बट यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है एंड डीएनए पॉलीमरेज को। सो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है वो हमारा एक गुड ऑप्शन नहीं है आरएनए की प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे NaC यूज़ कर सकते हैं और NaCl यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अमोनियम सिट्रेट, 2 मोलर फाइनल कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं अमोनियम सिट्रेट की जब हम इसको एज ए सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये रिमूव करता है DNTPs को, बट हम इसको डीएनए की प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ नहीं करते। 44 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज रिएक्शन एज अमोनियम आयन इनहिबिट द एंजाइम। ये जो T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है इसको इनहिबिट कर देता है, इसलिए हम इसको मोस्टली डीएनए प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। सो दिस वाज द व्हाट आर द चॉइसेस एंड व्हाट आर देयर function and when we will use this particular salt or when we will not. Now come on the procedure of the salting out method that is used for DNA extraction. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले टिश्यू डाइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम 5 माइक्रोलीटर प्रोटीनेज के को यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हम सेल ले रहे हैं उसको हम मैकेनिकल मेथड के थ्रू शेयरिंग वेयरिंग यूज़ करके या ग्राइंडिंग करके उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जो हम सेल लेंगे वो सेंसिटिव सेल लेंगे, इसलिए हम प्रोटीनेज के का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्रोटीन्स को जो भी हमारी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट कर सके। टू ईच ml ऑफ डाइजेशन बफर, और हम यहाँ पे डाइजेशन बफर जितना लेंगे, मान लो 1 ml हमने डाइजेशन बफर लिया है तो हम वहाँ पे 5 माइक्रोलीटर प्रोटीनेज के लेंगे, तो फाइनल जो हमारा मोल वॉल्यूम होगा वो होगा 0.5 mg/ml। होमोजेनाइज्ड करेंगे सेल को सॉल्यूशन में, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 55 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए भी, और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फिर उसको मिक्स करेंगे, मिक्स बाय वोर्टेक्सिंग। वोर्टेक्सिंग क्या होता है, वोर्टेक्सिंग हम मोस्टली सेल लाइसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक मैकेनिकल मेथड भी कह सकते हैं। मीन्स ये थोड़ा सा जेंटल मेथड नहीं होता वोर्टेक्स को यूज़ करना सेल लाइसिस के लिए, तो ये कई बार हमारी सेल को शेयर भी कर सकता है और डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। तो क्या बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम होल सेल ले रहे हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल ले रहे हैं तो इट इज़ ओके टू वोर्टेक्स, बट अगर हम सेल ले रहे हैं जो सेंसिटिव है तो हमें उसको लाइज करने के लिए वोर्टेक्स का यूज़ ना करके हैंड को का यूज़ करना चाहिए टू मिक्स दैट सेल और होमोजेनाइज दैट सेल।
और दूसरा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है यहाँ पे वो है कि हमें कभी भी वोटेक्स को आइसोलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जेंटल मेथड नहीं होता, ये मैकेनिकल शेयरिंग कर देता है डीएनए का, और इसकी वजह से जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है। और ये जो है वोटेक्स जो मेथड है ये पुअर सेपरेशन भी करता है प्रोटीन कंपोनेंट का, न्यूक्लिक एसिड का, जिसकी वजह से जब डीएनए की पैलेट फॉर्म होती हैं तो उसमें प्रोटीन या मेम्ब्रेन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो है वोटेक्स को अवॉइड करना चाहिए, पर डिपेंडिंग ऑन द सेल वी यूज़ इट। So mix by vortexing, then centrifuge at maximum speed in a bench top centrifuge for 2 minutes। यहाँ पे बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज का मतलब है बेंच, जो हमारा बेंच होता है नॉर्मली उसके ऊपर, टॉप मीन्स बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज मीन्स ये स्मॉल सेंट्रीफ्यूज होता है। तो इसकी एडवांटेज यही है कि ये स्मॉल फुटप्रिंट है, और स्मॉल फुटप्रिंट का यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरी में और क्लिनिकल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। और बेंच टॉप का मतलब यही है कि हम इसको बेंच के ऊपर रख के या स्लैब के ऊपर रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं स्मॉल साइज सेंट्रीफ्यूज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम कूलिंग भी कर पाते हैं, और सेंटर को, और जो हमारा जो सैंपल होता है उसको हम स्पिन भी कर पाते हैं और सेंट्रीफ्यूज भी कर पाते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी होते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, अबाउट 60,000 RPM टू 2 लाख RPM तक वो जो है रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज हैं वो हमें ये देखने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है जिसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कि भाई हम किस सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के लिए या क्या पर्पस परफॉर्म करने के लिए, मोस्टली प्लाज्मा और सीरम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी रोटर टाइप क्या चाहिए, हमें स्पीड कितनी चाहिए, साइज़ क्या चाहिए अपने सेंट्रीफ्यूज़ का, और कैपेसिटी क्या चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करके हम डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जैसे भाई क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं वो स्पेशली ब्लड वगैरह के से हमारा जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है या ब्लड की एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर देन ट्रांसफ़र सुपरनेटेंट इनटू न्यू ट्यूब, उसको न्यू ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो प्रेसिपिटेशन है प्रोटीन का और सेल डेब्रिस का उसको करेंगे ताकि हम उसको रिमूव कर सकें जो कि कंटामिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फिर ऐड करेंगे 1/10 वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसीटेट, 3 मोलर कंसनट्रेशन लेंगे हम सोडियम एसीटेट की, और पीएच लेंगे 5.2। तो हम जब उसका 3 मोलर कंसनट्रेशन का 1/10 वॉल्यूम लेंगे तो वो हमारी फाइनल कंसनट्रेशन होगी 0.3 मोलर। फिर इन्वर्ट करेंगे मिक्सचर को, जब हम सोडियम एसीटेट डाल रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में और डीएनए में, तो हम उसको इन्वर्ट करके मिक्स करेंगे ताकि वो कम्प्लीटली अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे अबाउट एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स। फिर उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज़ करें 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटीनेस के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटीनेस के है वो उसका इतना टाइम स्पेस नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्क कर पाएगा, और उसको एक ऑप्टिमल कंडीशन में रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है ये एंजाइम, तो ये डिग्रेड कर सकता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और ऑप्टिमल पीएच चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको 44 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे एट मैक्सिमम स्पीड इन ए बेंच ऑफ सेंट्रीफ्यूज फॉर 20 मिनट। फिर ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा से सुपरनेटेंट को न्यू ट्यूब में और डिस्कार्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पैलेट बच गया वो जो है प्रेसिपिटेशन है न्यूक्लिक एसिड का, उसको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऐड करेंगे 98% इथेनॉल का, और या फिर हम यहाँ पे फाइनल ले सकते हैं 60 to 80%। फिर उसको इन्वर्ट करेंगे दोबारा से ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। फिर इंक्यूबेट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 50 मिनट। फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस पे एट मैक्सिमम स्पीड इन बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज फॉर 20 मिनट। फिर वॉश करेंगे पैलेट को 98% इथेनॉल के साथ, और एक बार भी वॉश कर सकते हैं, 2 बार भी वॉश कर सकते हैं। जितनी बार वॉश करेंगे हम उतनी बार हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा डीएनए है वो मिक्स होकर इथेनॉल के साथ हम सुपरनेटेंट की फॉर्म में उसको डिस्कार्ड ना कर दें। अलो टू एयर ड्राई देन रीसस्पेंड आवर डीएनए पैलेट इन वाटर, और इन हमारा जो ये टी है वो हमारा बफर है, बफर में भी हम उसको रीसस्पेंड कर सकते हैं और वाटर में भी कर सकते हैं। वाटर भी एज ए बफर यूज़ करता है, एक्ट करता है, तो हम यहाँ पे उसको बफर में रीसस्पेंड कर देंगे, हमारा जो डीएनए लास्ट में एक्सट्रैक्ट होगा। सो दिस वाज द
general procedure of salting out method, but there is the modification also of the salting out method. Let's understand that. So here we are going to talk about sorting out method modification, जो कि हमारा SLSO है. SLSO मीन्स सिंगल लाइसिस सॉल्टिंग आउट. वैसे तो इसकी मॉडिफिकेशन की गई है सोल्टिंग आउट DNA एक्सट्रैक्शन मेथड की, कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट का यूज़ करके भी नए प्रोटोकॉल आए हैं, बट जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है SLSO सिंगल लाइसिस सॉल्टिंग आउट, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे सैंपल का यूज़ करते हैं जो कि हमारे ड्राई ब्लड सैंपल होते हैं या लेबोरेटरी में लंबे टाइम तक जो प्रिजर्व कर रखे हैं, या फिर जो नियोनेटल हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं उनसे हम बार बार एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ब्लड को, एक बार स्टोर कर लेते हैं और उनके जो इन्वेसिव जब जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं म्यूटेशन के लिए या क्रोमोसोमल स्टडी जब करते हैं, उस टाइम पे हम SLSO का यूज़ करते हैं. तो जो यहाँ पे जो सॉल्टिंग आउट प्रोटोकॉल है फॉर एक्सट्रैक्टिंग GDNA स्टैंड फॉर जीनोमिक DNA फ्रॉम DBS स्टैंड फॉर ड्राई ब्लड सैंपल कॉल्ड सिंगल सेल लाइसिंग आउट. और जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें होता है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा ड्राई ब्लड सैंपल है उसमें मिथेनॉल को ऐड करते हैं, ताकि जो नेचुरल इनहिबिटर ब्लड में क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हेमोग्लोबिन में, तो वो जो है नेचुरल इनहिबिटर का काम करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करना होता है ताकि उसकी डिग्रेडेशन हो सके और उसको हम फिल्टर पेपर मैट्रिक्स में जो है प्रोड्यूस कर सकें और गेट कर सकें. ये जो हीम ग्रुप है वो क्या कर सकता है, अगर हम आगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करें, जैसे PCR करेंगे, हमें टेम्पलेट मिल जाएगा DNA का, फिर उससे हम क्लोनिंग करेंगे और मल्टीपल DNA फ्रेगमेंट जनरेट करेंगे PCR का यूज़ करके, तो उसमें ये जो हीम ग्रुप है वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें इसको इनहिबिट करना पड़ता है. फिर जो SLSO मेथड होता है वो 2 फेज में परफॉर्म किया जाता है. फेज फर्स्ट होती है जिसमें हम लाइसिस करते हैं. सिंगल लाइसिस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसका सिंगल लाइसिस करते हैं, अदरवाइज हमारा जो DNA है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 स्टेप लाइसिस करते हैं टू डिग्रेड सेलुलर कंटेंट यूजिंग कंसनट्रेटेड लाइसिस बफर. तो यहाँ पे लाइसिस बफर का यूज़ करके हम लाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कम लॉस होता है सैंपल का, और जो कंटामिनेंट है वो भी लॉस हो जाते हैं थोड़ा से, और हमारा जो लाइसिस होता है वो अच्छी क्वालिटी का लाइसिस होता है. फिर उसके बाद जो फेज़ 2 आती है, इसमें सिंगल स्टेप साल्टिंग आउट प्रोसेस है जो सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का यूज़ करती है. ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे सोल्टिंग आउट की बात करें तो कोई सोल्ट यूज़ किया जाएगा, और वैसे भी जब हम प्रोसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी DNA एक्सट्रैक्शन मेथड में, तो वहाँ पे हम एक सोल्ट लेते ही हैं. तो यहाँ पे जो हम सोल्ट लेंगे वो लेंगे सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड. सैचुरेटेड मीन्स वो वाटर के साथ डिजोल्व करके सैचुरेट किया गया होगा. फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन एंड एब्सोल्यूट इथेनॉल लेते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ जीनोमिक DNA और GDNA. Let us come on the general procedure of this SLSO, means single lysis salting out. 3 DBS means 3 dry blood cells पंच की जाएंगी. 3 mm डायमीटर की जो हम वो लेंगे अपनी पिपेट, वर पंच्ड इनटू स्टेराइल 1.5 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, और उसको स्टेरिलाइज करेंगे 1.5 ml की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में. टू दिस हम ऐड, इसमें हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो मिथेनॉल ऐड करना था, तो यहाँ पे हम 200 माइक्रोलीटर जो है मिथेनॉल ऐड करेंगे. फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे. RT स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर. देन द स्पोर्ट्स वर वैक्यूम और एयर ड्राइड टू रिमूव मिथेनॉल को रिमूव करेंगे एयर ड्राई करके और वैक्यूम में. फिर लाइसिस बफर यूज़ करेंगे सेल को लाइस आउट करने के लिए 500 माइक्रोलीटर में. तो यहाँ पे जो हम बफर ले रहे हैं वो 30 मिली मोलर ट्रिस और एल्कोहल का कम्बिनेशन ले रहे हैं. ठीक है. 5 मिली मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड ट्राइटोन एक्स लेंगे. यहाँ पे 101% जो हमारी ट्राइटोन एक्स 100 है उसको हम 1% लेंगे. वो V/V मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसका मतलब होता है कि जो हम दोनों केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम V/V यूज़ करते हैं. और W/V का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे एक केमिकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में लिया था और क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया था, जिसको हमने
डिज़ोल्व किया लिक्विड में। तो फिर आता है हमारा SDS लेंगे हम 3%, 20 मिलीमोलर EDTA लेंगे, pH 8 लेंगे। इनको ऐड करेंगे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में और इंक्यूबेट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट विद जेंटल मिक्सिंग एट रेगुलर इंटरवल टू इम्प्रूव लाइसिस। और यहाँ पे जो ये परसेंटेज है ये कैसे निकाली जा रही है, ये जैसे कि भाई हमने बोला कि SDS यहाँ पे लिया मैंने 3% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये परसेंटेज निकाली जाएगी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट जिसको मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, और बाय ये होगा हमारा ग्राम में, और यहाँ पे होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ, वो होगा मेरा यहाँ पे ml में और इंटू 100। तो ये हमारी परसेंटेज निकल जाएगी, इतने परसेंट मेरे को लेना है। फिर उसके बाद इंक्यूबेट हो गया। फिर उसके बाद प्रोटीनेज के का यूज़ करेंगे हम, ये लेंगे हम 20 mg माइक्रोग्राम पर ml ऑफ 5 माइक्रोलीटर वॉज एडेड, मीन्स इतना लेंगे और उसका सोल्यूशन बनाएंगे 5 माइक्रोलीटर और उसको ऐड करेंगे। जैसे ये सोल्यूशन बनाने में पीछे भी बात की है कि 20 माइक्रोग्राम पर ml है, पर हमें चाहिए 5 ml, तो उसका 5 ml हम कैसे बनाएंगे वो मैंने पहले बात कर ली इसकी पिछली वीडियो में। वाज एडिड टू द लाइसिट, और जो हमारा जो लाइसिस हो रहा है सेल में उसमें हम ऐड कर देंगे और इंक्यूबेट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। एंड सेचुरेटेड जो NaCl है 6 मोलर लेंगे और 6 मोलर को हम बनाएंगे 200 माइक्रोलीटर सॉल्यूशन, मीन 6 मोलर हम यहाँ पे कंसनट्रेशन ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। जो हमारी बोतल होगी या तो लेबोरेटरी में 6 मोलर वाली कंसनट्रेशन कंसिस्ट करेगी, तो उससे हम सॉल्यूशन बनाएंगे 200 माइक्रोलीटर का और उसको हम लाइसेट में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे अबाउट 3000 पे और 50 मिनट के लिए, जो हमारा जिनोमिक डीएनए है एट रूम टेम्परेचर। फिर जो अपर क्लियर एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन उसको डिस्पेंस कर देंगे और फ्री कर देंगे और एक फ्रेश जो हमारे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें हम डिस्पेंस कर देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 10% V/V मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 3 मोलर सोडियम एसीटेट। तो 10% हम 3 मोलर सोडियम एसीटेट ले रहे हैं, उसका 10% वॉल्यूम बना रहे हैं, वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं और जिसका pH 5 है। फिर 2 वॉल्यूम हम चिल्ड एब्सोल्यूट इथेनॉल को ऐड करेंगे और उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 1 घंटे के लिए, -20 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ताकि डीएनए हमारा क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। द प्रेसिपिटेटेड GDNA और जीनोमिक DNA was centrifuged at about 12,000 for 50 मिनट एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, पैलेट को वॉश करेंगे 70% इथेनॉल में, दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद जो इथेनॉल हमारी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और सुपरनेटेंट जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर जो हमारा जो जीनोमिक DNA ऑब्टेंड होगा उसको एयर ड्राई करेंगे और उसको सस्पेंड करेंगे हम 50 माइक्रोलीटर ऑटोक्लेव्ड मिली क्यूब वाटर में और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस टू -80 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो आता है कि असेसमेंट करना कि कितना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है SLSO से। SLSO सिंगल लाइसिस सोल्टिंग आउट, जिसके बारे में अभी हमने बात की, जिसका प्रोसेस जो इतना लेंथी था और टफ था उसके बारे में। उसके बाद हमारा जो डीएनए एक्सट्रैक्ट होगा उसको असेस्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा जो हमारे क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसको मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब मैंने अपनी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हम नैनो ड्रॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड को असेस करने के लिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को असेस करने के लिए। यहाँ पे RNA को भी असेस किया जा सकता है और DNA को भी असेस किया जा सकता है। और जो स्टैटिकल मेथड है क्वांटिटी को और क्वालिटी को असेस करने के लिए जीनोमिक DNA की जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो है मीन और स्टैंडर्ड एरर मेथड, कोरिलेशन एनालिसिस और स्टूडेंट टेस्ट जो कि T टेस्ट है और ANOVA टेस्ट। आई एम वेरी बैड इन स्टैटिस्टिक सो आई कांट डिस्कस इट इन डिटेल। एंड P वैल्यू जो आएगी हमारी यहाँ पे अगर वो ग्रेटर आ रही है 0.05 से तो हम उसको सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं कि इससे हम अपनी डाउन स्ट्रीम जो एप्लीकेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखनी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, तो हार्डी-वीनबर्ग फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। डेट इज़ वेरी ईजी। सो दिस वॉज द डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स that are performed to measure the quality and quantity of genomic DNA that is extracted by SLSO single lysis sorting out method.
तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SLSO मेथड। जो ये हमने सबसे पहले SLSO मेथड परफॉर्म किया था, तो ये परफॉर्म किया था हमने ड्राई ब्लड सैंपल से। तो ये जो हमें देता है वो हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी का जीनोमिक DNA देता है, और बहुत ही कम स्टेप्स में ये परफॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि हम बहुत ही माइनर अमाउंट में ड्राई सेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं DNA। तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस है, और ये मेथड यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए डिफरेंट म्यूटेशन को, जैसे R402 W म्यूटेशन एक मिस सेंस म्यूटेशन है जो इंडियन पेशेंट्स में मिलती है, जहाँ पे ग्लूटारिक एसिड्यूरेरिया टाइप फर्स्ट जो डिजीज़ है वो मिलती है। और जो ये हमारी ग्लूटेरिया एसिड्यूरिया टाइप 1 है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है बॉडी में, और ये जो होता है ये होता है R402W एक मिस सेंस म्यूटेशन की वजह से, जिसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और ब्रेक डाउन नहीं कर पाता बहुत सारे अमाइनो एसिड को, जैसे लाइसिन को नहीं कर पाता, हाइड्रोक्सीलाइसिन को नहीं कर पाता। हाइड्रोक्सीलाइसिन मॉडिफिकेशन के थ्रू फॉर्म होता है लाइसिन की, जैसे जब हम उसमें पढ़ते हैं उसमें कोलेजन वगैरह में पढ़ते हैं, जब उस टाइम पे हाइड्रोक्सीलाइसिन फॉर्म होता है, तो ये मॉडिफिकेशन के बाद मॉडिफिकेशन है लाइसिन की। जब हाइड्रोक्सीलाइसिन है उसको भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, लाइसिन को भी नहीं कर पाता, ट्रिप्टोफैन को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता वो पर्सन जिसमें ग्लूटारेरिया एसिड्यूरिया टाइप फर्स्ट जो डिजीज़ है वो पाई जाती है। इनहेरिटेड कंडीशन है। तो जब ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होते तो इनका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लाइक ग्लूटारिक एसिड फॉर्म हो जाता है, रिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ग्लूटारिक कोएंजाइम ए फॉर्म हो जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटाकोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं और ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बेसल गैंग्लिया है वो ज़्यादा इनफैक्ट जो है अफेक्टेड होती है, क्योंकि वो रेगुलेट करती है मूवमेंट। और जो GA1 है जिसको हम ग्लूटारिक एसिडिक टाइप 1 कह रहे हैं, ये सेकेंडरी लेवल पे क्या करती है, कार्टिनिन डेफिशिएंसी करती है, क्योंकि जो ग्लूटारिक एसिड होता है वो अदर ऑर्गेनिक एसिड की तरह ये डिटॉक्सिफाई करता है कार्टिनिन को। तो अगर ये डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है करेक्टली प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्टिनिन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन तक हो सकती है। मिस सेंस म्यूटेशन है। मिस सेंस म्यूटेशन क्या होती है, जब हम किसी कोडोन को जो हमारा जब प्रोटीन फॉर्म होता है या अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं तो उसको रीड सही से नहीं किया जा रहा। मीन्स ये कैसे होगी मिस सेंस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। जैसे मान लो हमारा कोडोन है CAA, तो उसमें CTA फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या है, एक जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो चेंज हो रहा है। तो मिस सेंस म्यूटेशन क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से होती है कोडोन में। कोडोन क्या होता है, हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का जो कोडिंग करता है वो हमारा कोडोन होता है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोड करने लग जाता है। जो मान लो यहाँ पे CA कोड कर रहा होगा तो वहाँ पे CTA, यहाँ पे एडेनिन को सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से यहाँ पे थायमिन आ गया है, और कहीं तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से थायमिन आ गया, तो ये अलग अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा और ये अलग अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा। तो ये मिस सेंस म्यूटेशन डिफरेंट प्रोडक्ट देती हैं। तो ये एक नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यूज़ की जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स को, डिसऑर्डर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ऑटोसोमल जो हमारे ऑटोसोमल एंजाइम्स के लिए होते हैं रिसेसिव, जब ये रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो और डोमिनेंट कंडीशन में ना हो पा, मीन्स जब ये हेटेरोजेनस कंडीशन में प्रेजेंट हो एलील, तब ना हो, रिसेसिव में ही हो। और ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ये न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। और जो यहाँ पे ये जो एंजाइम यूज़ हो रहा है जिसकी डेफिशिएंसी हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये है हमारा ग्लूटाराइल को एंजाइम A, और ये जो डिहाइड्रोजनेज है ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, ग्लूटाराइल को एंजाइम A डिहाइड्रोजनेज। और ये EC जो है यहाँ पे ये है एंजाइम कमीशन, इस स्टैंड फॉर एंजाइम कमीशन। और ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है इस ग्लूटाराइल को एंजाइम OA डिहाइड्रोजनेज का। जो ये फर्स्ट है जो यहाँ पे दे रखा है ये डिफाइन करा है मेजर क्लास, और जो 3 है जो ये यहाँ पे डिफाइन करा है सब क्लास, और फिर यहाँ पे 99 जो डिवाइड करा है ये सब क्लास डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में 7 दिया है ये डिवाइड कर रहा है कि ये किस ऑर्डर में ये एंजाइम जो है लिस्ट में ऐड किया गया था, और जो इसका सीरियल नंबर है वो
क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन है। और ये जो ग्लूटाराइड कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होता है ये इनकोड किया जाता है GCDH जीन के थ्रू, जो कि हमारा क्रोमोसोम 19 पे होता है। ये जो प्रोटीन बिलोंग करता है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज फैमिली से, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कैटालाइज करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसका, ग्लूटाराइल कोएंजाइम का। ग्लूटाराइल जो कोएंजाइम होता है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कब होता है, जब डिग्रेडेटिव पाथ चल रहा हो डिफरेंट अमाइनो एसिड का, लाइक एल लाइसिन का, एल हाइड्रोक्सीलाइसिन का, या फिर एल ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म का। और ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्लेवोप्रोटीन जब एज इट्स इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। और जो एंजाइम है ये कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलता है होमो टेट्रामर की फॉर्म में। अबाउट 45 किलो डाल्टन सब यूनिट्स किलो डाल्टन की सब यूनिट फॉर्म होती है इसकी एज ए होमो टेट्रामर। और जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा ग्लूटारिक एसिडूरिया टाइप 1। और जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से बहुत सारे ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म कर देता है और डिफरेंट सेकेंडरी ऑर्डर डिसऑर्डर क्रिएट करता है। तो ये जीनोटाइप स्टडी है जो वो परफॉर्म की गई जीनोमिक डीएनए का यूज़ करके। और वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, SLSO मेथड के थ्रू। और ये किन पेशेंट का आइडेंटिफाई किया गया, ये GA1 पेशेंट के लिए आइडेंटिफाई किया गया जो कि ग्लूटारिया एसिडूरिया टाइप 1 से इन्फेक्टेड थे। और ये ऑब्टेन किया गया SLOSN मेथड के थ्रू। और ये क्यों ऑब्टेन किया गया, स्क्रीनिंग करने के लिए म्यूटेशन की। कौन सी म्यूटेशन, R402W म्यूटेशन। और ये किस में मिलती है, एक्सोन 10 में। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें पता है एक्सोन इंट्रोन प्रेजेंट होता है। एक्सोन क्या है, हमारे कोडिंग सीक्वेंस है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, mRNA चेन में। जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो स्प्लाइसिंग करके हम एक्सोन को अलग कर देते हैं इंट्रोन से। तो जब एक्सोन 10 जो प्रेजेंट होगा जीन में, कौन सा जीन, GCDH, जो कि ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए OA डिहाइड्रोजिनेज को कोड करेगा, उसके एक्सोन 10 में प्रेजेंट होगी ये म्यूटेशन साइट, जिसको एम्पलीफाइड किया जाएगा उस डीएनए टेम्पलेट को जो हम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे। उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का यूज़ करके, जो कि PCR होगी, और वो PCR प्राइमर का यूज़ करके, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, उनका यूज़ करके वो उसको एम्पलीफाई करेगी ताकि जीनोमिक स्टडी की जा सके और जीनोमिक स्क्रीनिंग की जा सके इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए। ये तो था कि जेनेटिक डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे SLSO को। फिर आता है जो ड्राई ब्लड सैंपल्स होते हैं हमारे, उनसे भी आइसोलेट करने के लिए जीनोमिक डीएनए को हम SLSO का यूज़ करते हैं। और ये प्रोमिसिंग टेक्निक है, इकोनॉमिकल है, नॉन टॉक्सिक है, इजीली अडेप्टेड है जनरल लेबोरेटरी सेटिंग में। और ये रिलायबल मेथड है हमारा जेनेटिक स्टडीज़ के लिए और जीनोमिक स्टडीज़ के लिए। So this was all about sorting out method that I have discussed. So if you like my video then please thumbs up, and if you have any query then write in the description box given below, and if you like my video then please subscribe and support me. Thank you so much for watching my videos.